बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? होप सो कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे जी। तो माय नेम इज़ खदीजा कामरान एंड टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 5 जनरल साइंस 7th क्लास जी। तो बेटा जी बुक्स निकाल लें, अपनी बुक्स भी, नोट्स भी, और अपने हाथ में कोई लेड पेंसिल या पेन पकड़ लें। ठीक है, अब हमारा साइंस का आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो अपनी बुक्स और नोट्स पकड़ के बैठें जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। Our today's topic is about the types of respiration। जैसे कि आपको पता है कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिवाइज करते हुए अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिसमें हमने आज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हमने बेसिकली पढ़ा था ना कि हमारी बॉडी में एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो एक पूरा सिस्टम है डेट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ये एक पूरा मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शन कर रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमने पढ़ा था डेट वाज द लंग्स, कि हमारे जो लंग्स हैं किस तरह से मेनली अपना रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द रेस्पिरेशन। उसके अलावा हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ी थी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमने वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो प्रीवियसली टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। अब वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, रेस्पिरेशन था, वो तो आपको समझ आ गया। डेट बेसिकली वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट ऑक्सीजन इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड, इन द सेल्स ऑफ योर ब्लड। ठीक है, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर जाकर वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। उन सेल्स को अलाइव रखने के लिए, बेसिकली आपकी बॉडी को अलाइव रखने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ठीक है बच्चे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यानी ये तो हमें समझ आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होती है। अब हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेशन की ऐसी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ओके, सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारे आज के टॉपिक में है। पेज नंबर 5 निकाल लीजिए, यहाँ पर आपको टॉपिक 1.4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन नज़र आ रहा होगा। और आज हमने इसमें इसकी दोनों जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो हमने डिस्कस करनी है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एरोबिक वर्ड इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरो मीन्स एयर। ठीक है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एरो, उससे निकाला गया, उससे डिराइव किया गया वर्ड। और इस एरो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दैट्स बेसिकली मीनिंग द एयर। और एयर में हमने आपको बताया भी था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, एयर मेनली कंटेन द ऑक्सीजन। जो हम एयर में जो ऑक्सीजन है मेनली हम अपनी बॉडी में वो लेकर जाते हैं। जो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है और जो लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेकर जाते हैं। ओके, सो द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट? The type of respiration, the mode of respiration which require the air which occur in the presence of oxygen is called the aerobic respiration. The mode of respiration which occur in the presence of oxygen is called the aerobic respiration. That is a very simple definition. The respiration which occur in the presence of oxygen is called the एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटे, अब इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, किस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और आगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पे इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी इस टॉपिक के साथ नीचे आपको एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, होता क्या है कि जो आप फूड जिससे आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रही है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आई एम श्योर कि आप सब बच्चों को याद होगा, हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर भी डिस्कस किया था। नाउ दिस ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है जो आपको फूड से मिल रही है ना बेटे, तो ये ग्लूकोज बेसिकली ब्रेक डाउन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चूँकि एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। सो दिस ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है बेटे, अब देखें ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने रेस्पिरेशन के स्टार्ट में कहा था ना कि हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ग्लूकोज ब्रेक करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये रिलीज होती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये वही एनर्जी है जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए आपको रिक्वायर है। जो हमें एनर्जी हमने पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये वही एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बॉडी क्या करती है, बॉडी इस एनर्जी के ATP की फॉर्म में
एनर्जी पैकेट्स बना लेती है। दिस एनर्जी इज बेसिकली रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे एक वर्ड ATP लिखा हुआ है और साथ ही ATP की एब्रीवेशन भी यहाँ पे उसकी फुल ATP इसकी एब्रीवेशन है, साथ में उसकी उन्होंने फुल फॉर्म भी मेंशन की हुई है, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATP क्या होता है, यहाँ पे जस्ट अंडरलाइन करके इसके ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन, ब्रीफ सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रही हूँ जी बेटे। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जो ये एनर्जी रिलीज होती है उसके ATP की फॉर्म में एनर्जी पैकेट्स बना लेती है। ठीक है, ATP यहाँ इसके एब्रीवेशन मेंशन है, उसकी फुल फॉर्म भी साथ लिखी हुई है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATP होता क्या है, यहाँ पे आपकी बुक पे पेज नंबर 5 पे एरोबिक रेस्पिरेशन के पैराग्राफ में लाइन नंबर 5 में देखिए आपको ATP नज़र आ रहा होगा लिखा। इस ATP को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप इसके ऊपर मेंशन कर लीजिए, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स ऑफ द बॉडी और एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अब जब हम करेंसी वर्ड यूज़ करते हैं तो करेंसी का मतलब क्या होता है, करेंसी हम किसे कहते हैं, मनी, पैसे। ठीक है, जैसे आपके पास करेंसी होती है, आप मार्केट जाते हो, आप बाजार जाते हो, आप अपनी पसंद की कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप अपनी करेंसी खर्च करेंगे ना, अपनी करेंसी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इस तरह से बॉडी इन एनर्जी पैकेट्स को, इस एनर्जी करेंसी को फ्यूचर यूज़ के लिए अपने पास स्टोर कर लेती है, सो डैट कि जब बॉडी को, जहाँ पे भी बॉडी में एनर्जी रिक्वायर है वहाँ पे इन एनर्जी पैकेट्स को, इस एनर्जी करेंसी को ब्रेक किया जाता है, इसे यूटिलाइज किया जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। सो ATP इज़ बेसिकली द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। और वह कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आपकी फूड में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं एंड इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी, ऑल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ओके, दैट इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट में यहाँ पे आप एक हेडिंग भी छोटी सी बना सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, कहाँ पे अकर होती है। इट बेसिकली अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनेलिज हैं जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंस होती हैं। ठीक है बेटे जी, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। दैट इज अबाउट द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके साथ ही फिगर 1.7 भी आपको नजर आ रही होगी, आपकी बुक में स्केच आउट भी है, मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल सी ये डायग्राम है, ये आपको उन्होंने सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है। और क्या हो रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है जी, यहाँ पे भी मेंशन है, ये भी मेंशन हुआ है यहाँ पे, वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंड व्हाट इज ATP? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा आज की जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। जस्ट लाइक दैट हमने जो सेकेंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन था, इसके नीचे ही आपको सेकेंड पैराग्राफ में नजर आ रहा होगा अपनी बुक में, दैट इज अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जी, नाउ मूव्स टुवर्ड द सेकेंड टाइप। द सेकेंड टाइप इज अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। जी, अब एरो वर्ड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एरो वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरो मीन्स एयर। ठीक है, एयर मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन, एन एरो मीन्स नाउ द ऑक्सीजन विल बी एब्सेंट, मीन्स कि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, नो एयर, यू कैन ऑल्सो से नो एयर। Anaerobic respiration is the mode of respiration, is a type of respiration which occur in the absence of oxygen, in which oxygen is not required. ठीक है, the very simplest definition of anaerobic respiration is what? It do not require the oxygen. Anaerobic respiration के लिए एक second name हम use करते हैं commonly, that is about fermentation. इसको हम fermentation भी कहते हैं, it is also called the fermentation. यहाँ पे आपकी बुक में इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन के पैराग्राफ में इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, फर्मेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ से इसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो ऑनवर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ तक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तक। फर्मेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटे, ये फर्मेंटेशन की भी डेफिनेशन है जो आपकी इसी पैराग्राफ में मेंशन है। नाउ why it is called the fermentation? Because it also produce the organic compounds as byproducts.
अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एज अ बाई प्रोडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट हैं जो किसी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। मेन प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कि रेस्पिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है बेटे, अब उन बाई प्रोडक्ट्स के क्या नेम है? नंबर 1 इज एथेनॉल, सेकेंड इज द लैक्टिक एसिड। ठीक है जी, अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है। सो बेसिकली फर्मेंटेशन में क्या होगा कि इसमें बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर एथेनॉल प्रोड्यूस हो तो इस मोड ऑफ फर्मेंटेशन को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऑल्दो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर द सैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो तो इस मोड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, उसी के नाम से हमने इसका नाम रखा हुआ है। अगर एथेनॉल प्रोड्यूस हो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन उसका सेकंड नेम है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स हैं एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। अगर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है इट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इट इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये वो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिसको अकर होने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इट डू नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो भी स्टार्ट में पढ़ा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, तो ये कैसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन कि इसमें तो ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड नहीं है? तो बेटा ये बहुत छोटे छोटे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नो डाउट के बाकी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे ऑल नीड, ऑलमोस्ट ऑल organisms need the oxygen। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, दे ऑल नीड द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बट कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशंस में एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। मीन्स कि उन ऑक्सीजन के बगैर भी जो है वो अपनी जो लाइफ के प्रोसेस है, वो अपनी लाइफ के प्रोसेस है वो ईजिली जो है वो वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Those organisms which undergo the anaerobic respiration, for example some of the bacteria, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि anaerobic respiration करते हैं, प्लस yeast, both of these are the microorganisms। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अब अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम बात करें तो इसकी इक्वेशन आपकी पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर स्टार्ट में इक्वेशन मेंशन हुई है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एथेनॉल जब प्रोड्यूस होता है तो इसमें भी क्या होता है, जस्ट लाइक डैट, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगी। ऑब्वियसली जो फूड से मेनली ग्लूकोज आ रही है, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द एथेनॉल। ठीक है जी, ये किसमें ब्रेक डाउन करेगी, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द एथेनॉल, C2, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, दिस वन इज एथेनॉल, और ये इसका फॉर्मूला है C2H5OH। यहाँ पे इसके साथ जो 2 मेंशन है ये बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ये देखिए यहाँ पे जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ही मैंने जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6O2 इस तरह से मैंने ऑक्सीजन का लिख दिया था, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम O2 मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ये सिंपल ग्लूकोज है जो आपने देखना है कि इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द एथेनॉल जस्ट लाइक दैट रिलीज द एनर्जी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में तो प्रोड्यूस होती है, बट इट विल ओनली प्रोड्यूस द 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे जो ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे वो कितने थे, 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस पैराग्राफ में मेंशन भी हुए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन चूंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज अबाउट द 2 ATP। यहाँ पे इसके नीचे एक उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर हम किलो जॉल्स में बात करें तो जो ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज एबल टू प्रोड्यूस द 118 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन के बिल्कुल नीचे जो लाइन है ना वहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द 118 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी।
ठीक। और अगर हम ATP में बात करें क्वांटिटी में, सो इट विल प्रोड्यूस ओनली द 2 ATP। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कितने, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटे, और एग्जांपल्स में इसलिए हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि गुड टू नो में ऐड है ऑन द पेज नंबर 5, उसको भी क्विकली डिस्कस करते हुए चलते हैं आगे। कि यहाँ पे एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपने अभी तो हमने ये डिस्कस किया ना कि ये जो एग्जांपल्स है बैक्टीरिया यीस्ट में एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। डू यू नो बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर भी फॉर द टाइम बिंग टेम्परेली एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कौन सी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कैसे होती है कि जब आप कभी जब आप कोई बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो अक्सर फील करते हैं कि आपके मसल्स में स्टिफनेस या पेन शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो उस दौरान होता क्या है कि उस दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की में प्रोड्यूस होने की वजह से, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपको अपने मसल्स के अंदर पेन भी फील होती है। उसकी भी एक छोटी सी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वो इक्वेशन भी। अगर आप गुड टू नो में देखें तो आपको वो नीचे छोटी सी इक्वेशन नज़र आ रही होगी। वहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है, बट ब्रेक डाउन के बाद वो ग्लूकोज किस में आगे प्रोड्यूस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड एंड प्रोड्यूस द एनर्जी एज वेल। ठीक है बच्चे, तो ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो ये फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये टेम्परेरीली आपके मसल्स में भी होती है। कब, जब हम कोई स्ट्रीनियस कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। अदरवाइज तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बट बॉडी के अंदर फॉर द टाइमिंग ये टेम्परेरी एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में होती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आगे हम मूव करते हैं फिगर 1.8 में। उसमें जस्ट उन्होंने कंपैरिजन बताया हुआ है, मैं वही कंपैरिजन आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ कि हमने उस कंपैरिजन में क्या पढ़ा। हमने इसमें ये पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सेल्स के ऑर्गेनाइज है उसके अंदर टेक्स प्लेस होती है, उसके अंदर अकर होती है। और प्लस जो है वो उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद आज के टॉपिक्स के एंड करते हुए हम कंपैरिजन पढ़ते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। यहाँ पे नीचे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, डेट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की क्या टाइप्स थी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। Now we will move towards the difference between the breathing and the respiration। ठीक है बेटे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is the difference between breathing and the respiration। आपको टेबल में ये डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बहुत इजी डिफरेंस है जी। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस वन बाय वन। यहाँ पे आपको जो आपके बुक में उन्होंने ऑलमोस्ट आपको 5 डिफरेंसेस बताए हुए हैं, तो वन बाय वन हम एक एक डिफरेंस को यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। नंबर 1, ब्रीथिंग इज बेसिकली अ मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द केमिकल प्रोसेस। नो डाउट कि इसके अंदर भी आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट इसके अलावा इसके साथ हम ये भी करते हैं कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन करता है, और इससे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि इसमें केमिकल भी कुछ बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग के हवाले से नंबर 2 पे आपको उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ब्रीथिंग सिंपली टेक्स प्लेस इन योर लंग्स while the respiration will be takes place at your cellular level, it means in your cells। then उसके बाद energy is not required for the breathing purpose, for the breathing process energy जो है वो required नहीं है, energy will not require। ठीक है, while energy will produced during respiration process, जिसमें हमने ये डिस्कस भी किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होती हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। देन उसके बाद अगर हम नंबर 4 पॉइंट पे देखें तो एंजाइम्स का बताया हुआ है उन्होंने। एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस while enzymes are required for the, just like that enzymes are required for the respiration। लास्ट में है जी
देर आर द डिफरेंट मोड ऑफ ब्रीथिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, जिसमें कुछ फ्रॉग्स हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस में फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। इसी तरह लंग्स के थ्रू भी ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। फिशेस के अंदर जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा। आपके बुक में जो है जस्ट इनके नेम्स मेंशन है, आगे उनकी फर्दर डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो देर आर द डिफरेंट type of the breathing through the different organisms from the skin, lungs, gills and stomata, while there is a same mode of respiration in all the animals and plants, ठीक है। तमाम जो plants और animals हैं उनमें सेम मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, यहाँ पर जिसका की वर्ड है वो सेम है, और यहाँ पे चूँकि डिफरेंट तरह से हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, सो ब्रीथिंग के अंदर ये उसके साथ डिफरेंस है, ठीक है जी। यहाँ तक आपका जो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर, कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन से किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस है। जी बेटे, जो भी हमने ब्रीथिंग रेस्पिरेशन पढ़ा ना, उसको हमने टेबल में कंपैरिजन उसका देखें, तो उसी की एक छोटी सी फिगर 1.9 आपकी बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर देखिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर फिगर 1.9 आपको नज़र आ रही होगी, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा हम जो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है, सिंपल, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स, ठीक है, सिंपल। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द सेल, कि सेलुलर लेवल तक किस तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब इस सेल के अंदर आपको यहाँ जो मेन इसका पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है हमने डिस्कस भी किया था ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक्स प्लेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये उसका ऑर्गेनेली है, सेल का ऑर्गेनेली है, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद क्या होता है, ये आपकी फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो आप फूड ले रहे हैं बेसिकली उस फूड से आपको एनर्जी मिल रही है। कैसे एनर्जी मिल रही है कि आपकी जो ग्लूकोज है, आपकी फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो बेसिकली ब्रेक डाउन करती है, और यहाँ हमने डिस्कस भी किया था एरोबिक रेस्पिरेशन की डायग्राम के अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ये रिलीज हो रही है, और वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ द वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और कितने नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, 36 नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये इसका एक छोटा सा डायग्रामेटिकली भी हमें डिफरेंस समझ आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन और या यू कैन से द रेस्पिरेशन वर्सेस द ब्रीथिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल रेस्पिरेशन इज एट द सेलुलर लेवल, कि सेल के अंदर जाकर किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड के अंदर जाकर कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, और उस ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने में कौन हेल्प करता है, लंग्स के अंदर मौजूद जो एल्विलाई हैं, उन एल्विलाई का ये फंक्शन है, जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, जिससे चीफली आपके जो लंग्स हैं वो कंपोज होते हैं, बने होते हैं आपके लंग्स एल्विलाई से, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम, मैंने यहाँ पे ये अगेन ड्रॉ भी किया, ठीक है। दीज आर योर एल्विलाई। सो बेसिकली ये जो बैलून लाइक एल्विलाई है, यहाँ अंदर जाकर जो गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाया जाता है, सेलुलर लेवल तक हर सेल में जाकर आपकी ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब होती है, वो ब्लड में जाकर बाइंड करती है। आगे उसका मैकेनिज्म क्या है वो इंशाल्लाह ताला हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये आज का जो आपका टॉपिक है ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एज वेल, यहाँ तक आपका आज का जो लेक्चर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब आगे देखते हैं जी आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारी डायरी क्या है, ठीक है बेटे। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ अपने हर लेक्चर में कि जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किया जाता है उसके एंड पे जो आपको डायरी दी जाती है ना बेटे, वो साथ के साथ याद कर लिया करें, काइंडली उसको साथ साथ याद करें, इस तरह से आप बर्डनाइज भी नहीं होंगे और जो डेली की आपकी डायरी है वो भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगी जी। तो आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी डायरी है MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी नहीं है, ठीक है। MCQs हैं जी आपके 13 एंड 15 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, एंड बोथ ऑफ दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। 4 and 8
जी तो एक दफ़ा क्विकली ज़रा अपने नोट्स में से ये देख भी लेते हैं हमारी डायरी। आई एम श्योर कि मेरे बच्चों को अभी इसका आंसर भी साथ ही आ जाएगा, आपको साथ ही याद भी होगा इसका आंसर। जी यूनिक नोट्स पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे MCQ नंबर 13, ATP इज़ रिलीज ड्यूरिंग डैश प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, कंबशन, फर्मेंटेशन, बर्निंग। जी तो किस प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स, लेकिन आप देखें बेटे इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ऑप्शन गिवन नहीं है, सो द ओनली करेक्ट आंसर विल बी द एरोबिक रेस्पिरेशन। देन उसके बाद MCQ नंबर 15 पे आ जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट MCQ है जी MCQ नंबर 15, फर्मेंटेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एथेनॉल एंड डैश। जी किस में होती है ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट्स की? एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ओनली द लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। हाँ जी ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है जी, तो ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट वाला शॉर्ट तो बहुत ईजी है, ये तो आपको भी यकीनन याद हो गया होगा, एरोबिक एंड डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड anaerobic respiration. What is aerobic respiration? The type of respiration, the mode of respiration which takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, the respiration which takes place in the absence of oxygen. Anaerobic respiration का सेकेंड नेम हमने फर्मेंटेशन भी पढ़ा था। फर्मेंटेशन में आगे हमने ये डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं लाइक अल्कोहल, एथेनॉल और द लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटे, तो ये आपका आज का पूरा लेक्चर था, डायरी थी इसकी। सो बेटे आप आज का जो छोटा सा मैसेज है आपके लिए वो ये है कि देखें जैसे आजकल आप मतलब इतनी बिजी रूटीन नहीं है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चल रहा है आपका, उस तरह से स्कूल नहीं आ रहे, कहीं बाहर नहीं ज़्यादा आ रहे, घरों पर हैं, तो बेटा कोशिश करें कि इस टाइम में आप इसको पॉजिटिवली अवेल करें, क्रिएटिव वर्क में अवेल करें, पॉजिटिवली अवेल करें इस टाइम को। अपनी ऑनलाइन क्लासेस को तो भरपूर इससे फ़ायदा उठाएं, इनको अवेल करें। ये फैसिलिटी आपके लिए रखी गई है, आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो है आप इसमें नमाज का भी प्रॉपर्ली जो है तमाम करें, नमाज रेगुलर पढ़ा करें। और इसमें एक छोटा सा एडिशन अपनी लाइफ में ये करें कि आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। ठीक है, चाहे डेली की कोई 1 या 2 आयात, कोई 1-2 वर्सेस ले लें, ठीक है, तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ आप उसको पढ़ें, आपको वो भी समझ आए। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो ये स्ट्रेस एनवायरनमेंट है इसमें कितना रिलीफ मिलेगा कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप कुरान करीम पढ़ते हैं, तो आप खुद ये फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ मिला। मैंने भी अपनी ये जो रिलैक्स टाइम टेबल है, मैंने भी इसमें ये स्टार्ट किया कि मैंने भी कुरान करीम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू किया। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने घरों में अपने पेरेंट्स का, अपने प्यारों का, अपने बहन भाइयों का, सबका बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। ठीक है बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।